वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देख सकते हैं कि विवाद, युद्ध और संघर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो संघर्ष अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं वो है रूस और यूक्रेन का। पहले रूस और यूक्रेन का ये संघर्ष नाटो और रशिया का युद्ध था, जिसमें अमेरिका भी था। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संघर्ष अब यूरोप और रूस का संघर्ष हो गया। नाटो इसके अंदर एक अक्रिय एलिमेंट हो गया है, एक ऐसा तत्व हो गया है जो क्रियाशील नहीं है। इसलिए यूरोप अपनी एक आर्मी बनाने के बारे में सोच रहा है, जो आर्मी यूरोपियन यूनियन की आर्मी होगी। ये एक बिल्कुल नई गतिविधि है अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने मिल रही है। इस तरह का कोई भी सिम्टम, इस तरह का कोई भी प्रक्रिया, प्रोसेस, संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला पहला बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे बड़ा भारी प्रभाव डालेगा। इसके अलावा आप इसराइल फ़िलिस्तीन का युद्ध देख सकते हैं। इसके अलावा इराक, सीरिया, ईरान, यहाँ पर भी जो संघर्ष चल रहे हैं वो सारे एक्टिवेट हैं। छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर्स, सब कुछ एक्टिवेट है। बांग्लादेश के अंदर जो भयानक नरसंहार हुआ, चीन और भारत का जो तनाव है, चीन और ताइवान का तनाव, चीन और जापान का तनाव, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये एक्टिवेट हैं और सभी क्रियाशील हैं। कुछ अति उग्र रूप में है, कुछ न्यूट्रल है। अफ्रीकी देशों के अंदर चलने वाले संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और वो पूरी तरह से एक्टिव ही हैं, जैसे थे वैसे ही। उनमें बढ़ोतरी कमी कुछ देखी नहीं जा रही है, नए एक्टिवेशन और हो रहे हैं वॉर के, संघर्ष के। ये पूरे के पूरे सिम्टम एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी महामारी फैली थी, उस महामारी के बाद आर्थिक मंदी आई थी और फिर प्रथम महायुद्ध हुआ था। उसके जो कारण हैं वो ऐतिहासिक रूप से बहुत से अलग अलग कारण हैं, लेकिन उन कारणों के अंदर अगर आप ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी ये तीन की पॉइंट देखने में आते ही हैं: महामारी, आर्थिक मंदी, युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये तीन चीज़ें आती हैं: महामारी, आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी की आर्थिक मंदी उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट थी। इस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो कोविड के फैलने के बाद आर्थिक मंदी और उसके बाद युद्धों का आरंभ होना, और ये कड़ियाँ आपस में जुड़ रही हैं जो एक बड़े संघर्ष की तरफ इशारा कर रही हैं। अमेरिका के डॉलर जो कि अब इतने ज़्यादा छप चुके हैं, विश्व के अंदर सब्सिडी देना और लोक कल्याणकारी कार्यों के नाम से अपनी कठपुतली सरकारें और एनजीओ चलाना, विश्व के अंदर देशों को असंतुलित करके वहाँ पर अपनी मनमर्जी के आदमी को सरकार में बिठाना, वहाँ के संसाधनों को नियंत्रित करना, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू उन देशों का शोषण करना, ये सब जो अमेरिका बहादुर कर रहा था, महान महान काम, ये सभी महान कार्य अमेरिका ने करते करते इतने डॉलर छाप दिए, इतने डॉलर बांट दिए कि उसकी आर्थिक स्थिति अब उसके हाथ से निकल गई है। चीन एक ताकतवर देश बन के उभरा और डी डॉलराइजेशन के इस प्रोसेस के अंदर भारत, चीन, रूस, जापान, ब्राज़ील जैसे बड़े बड़े देश एक हो गए और छोटे मोटे देश भी उनके साथ आ गए। इसने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि पहले ही डॉलर की अत्यधिक उपलब्धता और उपयोगिता ने अमेरिका की इकोनॉमी को जाम कर ही रखा था। वो अपने नोट छापने की सीमा से बहुत ऊपर चल रहे थे, और जब ये डी डॉलराइजेशन शुरू हुआ तो जैसे ही डॉलर डंप होना शुरू हुआ, तो डॉलर गिरना शुरू हुआ, तो अमेरिका के बैंक बंद होने शुरू हो गए। वहाँ पर होमलेस, सड़कों पर रहने वाले लोगों की भीड़ है, बेरोजगार लोगों की भीड़ है, नशे से अपने आप को बर्बाद कर चुके लोग लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क की गलियों में भरे पड़े हैं। स्थिति डामाडोल है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 40-40-50 दशक पुराना हो गया है, जर्जर हो गया, उसको पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। लेकिन पिछले 50 दशक के अंदर जब अफ़गानिस्तान के अंदर रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका ने काम शुरू किया, उसके बाद सद्दाम के ऊपर हमला किया, फिर मोहम्मद गद्दाफ़ी पे किया, गद्दाफ़ी के बाद असद से किया, असद के
इन सब के साथ साथ सीरिया, इराक और इज़राइल, फ़िलिस्तीन, इन सबको तो अमेरिका फंड कर ही रहा था। तो उसके ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, बिलियन ऑफ बिलियन डॉलर सारे के सारे विश्व के संघर्षों को पैदा करने में और उन संघर्षों को अपने तरफ बुलाने में और वहाँ पर अपनी सरकारें बनाए रखने में, अपने लोगों को बिठाए रखने में लगे हुए हैं। इसलिए उसके खुद के देश के अंदर की स्थिति अब उस सीमा पे पहुंच चुकी है कि उसके हाथ से बात निकल रही है। दूसरी तरफ डी डॉलराइजेशन को काउंटर करने के लिए जो रूस से अमेरिका ने पंगा लिया यूक्रेन में नाटो की सेना खड़ी करके, वो भी उसके मुंह पे उल्टा झापट पड़ा है। क्योंकि रूस ने ऐसा जवाब दिया है कि रूस का ये युद्ध लंबा खिंच गया और अमेरिका ने सोचा था कि रूस की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, पर रूस की इकोनॉमी दोगुनी चौगुनी बूस्ट हुई है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बंद थी, वो पूरी की पूरी हथियार इंडस्ट्री रूस के अंदर फुल फॉर्म में एक्टिवेट हो गई है और वो हथियार इंडस्ट्री रूस की इकोनॉमी को फ्यूल कर रही है। अमेरिका की इकोनॉमी हथियारों पे ही चल रही थी और उसका बोझ इतना बढ़ गया है कि अब उसकी इकोनॉमी रिवर्स में जा रही है, हो रहा है डिस्टर्बेंस। वो कितना भी इन्वेस्ट करेगा अब उसके हाथ से बात निकल गई है। दूसरी तरफ डी डॉलराइजेशन, चीन से कंपटीशन, ये भी उसको पूरी तरह से पीछे खींच रहे हैं। इसलिए रूस के खिलाफ जो इसने अफगानिस्तान में किया, उस तरह की चीज़ ये यूक्रेन में भी करना चाहता था, लेकिन दाव पड़ गया उल्टा। इसलिए ट्रम्प भाई साहब अब पीछे आ रहे हैं वापस कि हमको तो लड़नी ही नहीं है ये लड़ाई, हमको इस लड़ाई से मतलब ही नहीं है। और रूस चौथे गियर में फुल स्पीड में एंटर होता ही जा रहा है, फिफ्थ गियर के अंदर आ गया है, पूरी तरह से यूक्रेन के अंदर एंटर हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो सिद्धांत प्रमुख हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। आदर्शवादी सिद्धांत कहता है दूसरे की संप्रभुता का ख्याल करो, किसी पे हमला मत करो, युद्ध मत करो, बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करता है। यहीं यथार्थवादी सिद्धांत इसका बिल्कुल विपरीत है, जो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कभी कानून, न्याय, व्यवस्था, नियम होते ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर केवल एक नियम चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप ताकतवर हो तो आप सुरक्षित हो, अगर नहीं हो तो आपके साथ वही किया जाएगा जो भारत के साथ चीन ने किया था, जब उसने तिब्बत को जीतते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम, म्यांमार और वहाँ पूरी बॉर्डर तक एंट्री कर रही थी। आपके साथ वही होगा जो पाकिस्तान ने किया था जब उसने आधा कश्मीर छीन लिया था और आज तक उसके पास ही है। तो अगर आप कमज़ोर हो तो आपकी ज़मीन भी लोग छीन लेंगे, आपके लोग, संसाधन, धन भी छीन लेंगे। तो यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय जगत में काम करती है और यही आदर्शवादी सिद्धांत पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। सारी घटनाएं और परिस्थितियां इस तरफ संकेत कर रही हैं कि किसी बहुत बड़े महायुद्ध की तरफ ये देश, ये दुनिया बढ़ रही है। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि वो युद्ध कोई सीधे शुरू नहीं हो गए थे, एक साथ सब उसमें शुरू नहीं हुए थे। विश्व के अंदर चारों तरफ परिस्थितियां बन रही थी, संघर्ष बन रहे थे और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और वो सारे संघर्ष एक साथ जुड़ गए और उसमें डिवीज़न हो गया, दो दल बट गए, दो ग्रुप बट गए, दो समूह बट गए और फिर विश्व युद्ध की आग में झुलस गया। अभी उसी प्रकार की स्थितियां धीरे धीरे निर्मित हो रही हैं। जब से राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व आया है, राष्ट्र राज्य अर्थात ऐसे ये जो देश जो कई राज्यों से मिला के बनते हैं, ऐसे बड़े बड़े देश, इनको राष्ट्र राज्य कहते हैं। जब से ये अस्तित्व में आए हैं, हर 100 साल, 110 साल में ये क्रम देखा गया है कि आर्थिक मंदी आती है, पहले से स्थापित शक्ति को चैलेंज किया जाता है, परिणाम युद्ध होता है, युद्ध बहुत भयंकर होते हैं, बहुत सी जनहानि होती है और उसके बाद एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आती है। पहले पहले ये पूरी गतिविधि जब हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तब फ्रांस बहुत ताकतवर था, उसके बाद ब्रिटेन बहुत ताकतवर बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सबसे ताकतवर बन के उभरा और अब उन 100 साल के बाद वाली स्थिति वापस हमको नज़र आ रही है, जब अमेरिका की शक्ति को चैलेंज किया जा रहा है और अमेरिका अपनी उस सीमा तक पहुंच गया है जहां पर अब उसकी मुद्रा और छापना और उसकी मुद्रा से हर चीज़ का काउंटर करना संभव नहीं रह गया है उसके लिए। फिर भी इस व्यवस्था को भले युद्ध के द्वारा या शांति प्रिय धीमी गति से बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अब अमेरिका की डॉलर की दादागिरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। विश्व के देशों को जिस प्रकार से वो शोषण कर रहा है और जिस तरह से नियंत्रित कर रहा है,
अब उसमें परिवर्तन का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है।